नमस्कार, मैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत की श्रृंखला में कर्नाटक युद्ध। ये कर्नाटक युद्ध भारतीय इतिहास का वो महत्वपूर्ण युद्ध है जिसने भारत के भविष्य का निर्धारण किया, या यूं कहिए कि राजनीतिक परिवर्तन का जो वह दौर चला उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिस युद्ध ने निभाई वह था कर्नाटक का युद्ध। यूं तो देखा जाए तो कर्नाटक युद्ध का बहुत ज़्यादा लेना देना भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं है, लेकिन फिर भी यदि देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कर्नाटक का यह क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है भारत का जहां कर्नाटक युद्ध हुआ। चलिए आइए देखते हैं कि भारत का जो दक्षिणी भाग है और इस दक्षिणी भाग में समुद्र तटीय इलाके हैं और इसी समुद्र तटीय इलाके में पूर्वी भाग जो है, दक्षिण का जो क्षेत्र है उसके पूर्व में जो समुद्र तट है यानी कि निचला क्षेत्र हम बोल रहे हैं, यानी कि नीचे वाले क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं और यही क्षेत्र कहलाता है कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट का जो पिछला भाग है यानी कि ये वाला भाग यानी कि ये संपूर्ण भाग जो है यही कर्नाटक कहलाता है तत्कालीन समय में। लेकिन वर्तमान समय में जो है कर्नाटक का भाग अलग है। जिस कर्नाटक राज्य की राजधानी हम लोग बेंगलुरु जानते हैं वो वाला भाग नहीं है, तो ये वाला भाग है। और ये जो कर्नाटक का क्षेत्र है इसका नामकरण भी यूरोपीय कंपनियों द्वारा ही किया गया है। अब हम चलते हैं कि कर्नाटक का युद्ध जो है वह किसके किसके बीच में हुआ। तो कर्नाटक का युद्ध जो है अंग्रेज वर्सेस यानी कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। और जो कर्नाटक युद्ध है वो 3 चरणों में हुआ, 3 भागों में हुआ। पहला कर्नाटक युद्ध जो है वह 1746 से 1748 ईस्वी के बीच हुआ और दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है वह 1749 से 1754 ईस्वी तक लड़ा गया और तीसरा जो है वह 1756 से 1763 ईस्वी तक लड़ा गया, यानी कि 3 युद्ध हुए। और इस युद्ध ने यह साबित किया कि भविष्य में भारत का भाग्य विधाता कौन होगा, भारतीय साम्राज्य, भारतीय क्षेत्रों, भारतीय राजनीति में किसका दखल होगा, किसका प्रभाव होगा और कौन बादशाहत हासिल करेगा। लेकिन इस कर्नाटक युद्ध की जो शुरुआत होती है इसका जो प्रमुख कारण है, जैसे कि पहला कर्नाटक युद्ध जो शुरू होता है इसमें भारतीय क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, इसकी नींव यूरोप में रखी गई और वहीं से यह शुरू होता है। तो उसमें जो है एक मूल रूप से यदि देखा जाए तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि जो है वह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से शुरू होता है। ऑस्ट्रिया का राजा उस समय जो है चार्ल्स 6 था, यानी कि चार्ल्स 6 था। लेकिन दुर्भाग्यवश कहिए या संयोगवश कहिए उसे कोई पुत्र नहीं था और समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि उत्तराधिकार का कोई ऐसा नियम नहीं था जिसमें कि पुत्र न होने की स्थिति में कोई उसकी बेटी शासिका बन सकती है। ऐसी ही परिस्थितियों में क्या होता है कि चार्ल्स 6 ने एक अध्यादेश जारी किया और उस अध्यादेश का नाम है प्रिग्मेटिक सेंसन। यह एक ऐसा अध्यादेश था जिसके तहत यह कहा गया कि अब ऑस्ट्रिया में कोई भी शासक बन सकता है, चाहे वह बेटी ही क्यों ना हो, यानी कि पुत्री भी अब शासिका बन सकती है। और वह जो अध्यादेश था वह था प्रिग्मेटिक सेंसन के द्वारा। लेकिन यहीं से समस्या शुरू भी होती है, इसका विरोध होता है आपस में सेना में, क्योंकि सेना इसकी बिखरी हुई थी। यदि चार्ल्स 6 कोशिश करता कि पहले अपने सेना का संगठन कर ले, सेना को मजबूत कर ले और अचानक से यदि इस मेरिया थेरेजा को, जो कि चार्ल्स 6 की पुत्री है, उसको शासिका बना देता तो कहीं कोई समस्या नहीं होती। लेकिन ऐसा होता नहीं है और परिस्थितियां उलझने लगती है, जिसका लाभ उठाना चाहते हैं यूरोप के अन्य देश कि ऑस्ट्रिया का बंटवारा कर लें आपस में
और ऐसी ही परिस्थितियों में दो जो यूरोपीय देश थे, एक इंग्लैंड और दूसरा फ्रांस, इन दोनों ने आपस में युद्ध की स्थिति पैदा कर दी। दोनों अपने अपने हित, अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए आपस में उलझ बैठे, और जिसका विस्तार भारत में भी देखने को मिलता है। और भारत में भी शुरू हो जाता है कर्नाटक का प्रथम युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। और इस क्रम में जो दो तीन नाम हैं उनको जरा देखिए। एक है बर्नेट, और यही बर्नेट जो है इस कर्नाटक युद्ध का अगुआ है। इसने क्या किया कि फ्रांसीसी जहाज जो बेड़े थे, व्यापारिक बेड़े थे, उस पर हमला कर दिया और अधिकार कर लिया। उस समय पांडिचेरी के जो फ्रांसीसी गवर्नर हैं वो डुप्ले थे। डुप्ले दौड़ता हुआ जाता है अनवरुद्दीन के पास, अनवरुद्दीन के पास, और ये अनवरुद्दीन जो है उस समय कर्नाटक का नवाब थे। और अनवरुद्दीन जो है इसे इग्नोर कर देता है, अनसुना कर देता है। तब डुप्ले मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर जो है ला बुर्दने, फ्रांसीसी गवर्नर हैं ला बुर्दने, इसे आमंत्रित करता है और जो है अंग्रेजों की जो बस्ती है मद्रास, वहां घेरा डालते हैं। तब क्या होता है कि मोर्स जो है वह पहुंच जाता है अनवरुद्दीन के पास सहायता मांगने के लिए। लेकिन फ्रांसीसी पहले गए थे, उसने अनसुना कर दिया। मोर्स जाते हैं अनवरुद्दीन के पास और अनवरुद्दीन उसकी शिकायत को सुनता है और सहायता का वचन देता है। और एक और व्यक्ति है पेंटेन। तो पेंटेन जो है मद्रास के किले की सुरक्षा कर रहा था, लेकिन ला बुर्दने और डुप्ले ने मिल करके उसको पराजित कर दिया और मद्रास को अपने अधीन कर लिया। तब अनवरुद्दीन जो है 10,000 की सेना लेकर बढ़ता है और डुप्ले से युद्ध करता है। लेकिन 10,000 की एक तरफ सेना और दूसरी तरफ फ्रांसीसियों की नाम मात्र की महज 1000 सैनिकों की जो है एक टुकड़ी थी, लेकिन अत्याधुनिक, सुसज्जित और आधुनिक हथियारों से लैस। और इसने क्या किया कि अनवरुद्दीन की सेना को पराजित कर दिया। और यह युद्ध होता है मद्रास के निकट, एक जगह है सेंथोमा। मद्रास के निकट वो जगह है सेंथोमा, और इसी सेंथोमा नामक स्थान पर युद्ध होता है। और यह सेंथोमा जो है यह अड़ियार नदी के किनारे है। तो इस युद्ध को सेंथोमा या अड़ियार का युद्ध भी कहते हैं। और इस युद्ध में क्या होता है, अनवरुद्दीन पराजित हो जाते हैं और यहां पर से फ्रांसीसियों की शक्ति काफी बढ़ जाती है। लेकिन इसी समय क्या होता है, यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में एक संधि होती है जो एक्स-ला-पेल की संधि कहलाती है। वह संधि है एक्स-ला-सापेल की संधि। और इस संधि के द्वारा क्या होता है कि दोनों के बीच युद्ध की समाप्ति हो जाती है, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ता है और भारत में भी दोनों युद्ध को समाप्त कर देते हैं। लेकिन कर्नाटक के प्रथम युद्ध से एक बात तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित यह होता है कि यहां के शासकों की कमजोरी दिखती है। ऊपर से भले यह बहुत मजबूत लगता हो, लेकिन अंदर से यह खोखला हो गया है, जो सेंथोमा के युद्ध में पूर्ण रूपेण दिखाई देता है। और डुप्ले यहां पर एक अच्छे राजनीतिक तौर पर उभरते हैं। चाहे सेनापति हो तो सेनापति के तौर पर भी वो जो है बहुत कुशल रहे, और राजनीतिज्ञ तो वो थे ही, प्रशासक तो अच्छे हैं ही।
लेकिन यहां पर एक और भी बात है कि डुप्ले ने जिस नीति को अपनाया उसी नीति को आगे चल करके क्लाइव ने अपनाया और फलीभूत किया, और उसी नीति को, डुप्ले की ही नीति, लेकिन उसको अमल में लाने वाले कोई और यानी कि क्लाइव थे, जिसने आगे चल करके एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। और इसके बाद क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए यह युद्ध तो रुक जाता है, लेकिन पुनः 1749 ईस्वी में एक कर्नाटक का दूसरा युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन यह जो कर्नाटक का दूसरा युद्ध है, इसमें भारतीय राजनीति से लेना देना है, क्योंकि दोनों पक्षों की राजनीतिक इच्छा जग चुकी थी। वो चाहते थे कि भारत में भी राजनीतिक गतिविधियां करें और अपने साम्राज्य को स्थापित करें। और मूल रूप से यदि देखा जाए तो भारतीय नरेशों के प्रति सहानुभूति और अपने साम्राज्य की प्राप्ति या अपने साम्राज्य को बढ़ाने का स्वार्थ ही फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच टकराव का कारण बना, और यही कारण द्वितीय कर्नाटक युद्ध का भी है। तो चलिए हम अब देखते हैं कि दूसरे कर्नाटक युद्ध में कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया, जिनका योगदान रहा दूसरे कर्नाटक युद्ध में।